दोस्तों नमस्कार। नीति मंथन में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज का विषय है ममता बनर्जी का सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से जो हश्र आज सुप्रीम कोर्ट ने किया है, उस विषय पे आज हम एक चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ममता बनर्जी किस तरीके से एक संवैधानिक पद में बैठे हुए जिस तरीके की वो लगातार गलतियां करती जा रही हैं, जिस तरीके से वो अपना एक आपा खो देती हैं छोटी छोटी सी बातों में, और वो फ्रंट लाइन पे आके खुद फाइट करना स्टार्ट कर देती हैं। ये अब उनके लिए घातक सिद्ध होता जा रहा है। और कहीं ना कहीं बीजेपी ने ये बात को पकड़ लिया है कि या फिर अगर दूसरे शब्दों में कहें तो बीजेपी ने ममता बनर्जी की इस नस को समझ लिया है कि ये इनकी एक ऐसी नस है जिसको दबाया जा सकता है, और वो है ममता बनर्जी का एग्रेशन और ममता बनर्जी के पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका एग्रेशन। जिस तरीके से वो एग्रेसिव हो जाते हैं छोटी छोटी सी बातों में, जिस तरीके से वो किसी भी तरीके के केंद्र के अगर कोई क्रियाकलाप है उनको लेके सड़कों पे आके एग्रेशन के साथ में अपना जो प्रतिरोध दिखाते हैं, जो अपना प्रतिरोध का जो प्रदर्शन करते हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बीजेपी ने भांप ली है। और राजनीति का एक बहुत बड़ा सबक कहा जाता है कि राजनीति में अगर आप ज्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे, किसी भी छोटी सी बात को लेकर अगर आप एग्रेसिव हो जाएंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको भारी पड़ जाएगा। और वही चीज अब ममता बनर्जी को भारी पड़ रही है। जिस तरीके से आपको सभी को पता है कि ईडी की रेड के दौरान ममता बनर्जी स्वयं फ्रंट से लीड करते हुए जो प्रदीप जैन है उनको, प्रतीक जैन है जो प्रतीक जैन के जब दफ्तर में आईपैक नाम का जो उनका जो संस्थान को जो चलाते हैं, उस दफ्तर में जाके डीजीपी, मुख्य सचिव और पूरा अपना एक अमला लेकर वो वहां पर पहुंच गई थी, और वहां से बहुत सारी चीजें वो उठाकर लेके आई। और जो चीज वीडियो पे रिकॉर्ड्स है, वो वीडियो रिकॉर्ड है उन सारी चीजों के। न्यूज चैनल्स ने उनको बहुत क्लियरली दिखाया है, आप सभी ने देखा भी होगा। उसके बाद बात पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट से, सॉरी, उसके बाद बात पहुंचती है हाई कोर्ट पे। हाई कोर्ट में पहुंचने के बाद में आपको पता ही है कि कल किस तरीके से हाई कोर्ट में जाने के बाद वहां पे इस बात को लेके ज्यादा टीएमसी एग्रेसिव थी कि इस पर्टिकुलर जो केस आया हुआ है इसकी मेंटेनेबिलिटी को लेकर कि या क्या ये केस चलना भी चाहिए कि या केस नहीं चलना चाहिए। तो हाई कोर्ट ने इस चीज को कह दिया कि नहीं, इसकी मेंटेनेबिलिटी को लेके किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये केस चलने लायक है। फिर बात आई जब वहां पे जो असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल जो थे, वो जो मिस्टर राजू, उन्होंने साफ साफ कह दिया कोलकाता हाई कोर्ट में कि ये केस को लेके ये केस को लेके हम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट अब इसकी सुनवाई करेगा, और अब आप इसकी सुनवाई ना करें और इस कोलकाता हाई कोर्ट से इस केस को निरस्त कर दें, और यहां से हम जा चुके हैं ऑलरेडी। और टीएमसी इस चीज के भरचक प्रयास किया। टीएमसी के जो वकील थे उन्होंने इस चीज का भरचक प्रयास किया कि कैसे भी करके इस पर्टिकुलर केस को कोलकाता हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव होने से रोका जाए, लेकिन उनकी वो कोशिशें सारी नाकाम हो गई हाई कोर्ट में। और कोलकाता हाई कोर्ट ने ये कहा कि अब ये केस सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी लिस्टेड है, तो हम अब इसको आगे नहीं सुनेंगे और अब जो भी होगा वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। ये बात हुई कल, और आज ये केस सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट हो गया। और सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट होने के बाद ये आज सुप्रीम कोर्ट में इस पे हियरिंग हुई। अब जब हियरिंग हुई तो कौन कौन, पहली बात कि कौन कहां किसके तरफ से वहां पे उपस्थित हुआ, तो बेंच जो थी वो बेंच थी जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा
और जस्टिस विपुल एम पांचोली, इन दो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो जस्टिस हैं उनके अगुवाई में ये बेंच बनी। मतलब उनकी अगुवाई में ये बेंच केस सुन रही थी। अब विपक्ष की तरफ से, विपक्ष कहा जाए तो टीएमसी की तरफ से, टीएमसी की तरफ से जो हाजिर हुए वो थे जग जाहिर भाजपा और केंद्र सरकार के किसी भी कदम पे अगर आप कोई भी केस होगा जहां से अगर किसी भी तरीके का कोई भी कनेक्शन भाजपा से हो या फिर कोई भी कनेक्शन केंद्र सरकार से हो, तो ये कुछ ऐसे वकील हैं केंद्र सरकार के अगेंस्ट कह लें, बीजेपी के अगेंस्ट कह लें, तो कुछ ऐसे गिने चुने वकील हैं जो आपको हर केस में मिल जाएंगे और इनके नाम आप सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। एक है कपिल सिब्बल, एक है अभिषेक मनु सिंघवी, एक है प्रशांत भूषण, ठीक है, और कुछ और भी वकील हैं। तो उनमें से एक आज जो उपस्थित हुए हैं उनका नाम मैं आपको बता देता हूं। उनका नाम है श्याम दीवान, सीनियर एडवोकेट हैं ये। तो आज भी अगर अपन पुराने अगर किसी भी केस की बात करें जो केंद्र सरकार का हो, सीएए को लेके हो, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, उसके बाद आप धारा 370 अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, राम मंदिर, कपिल सिब्बल, उसके अलावा अमर खालिद और इनका शर्जील इमाम, वहां पे भी कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी। तो केंद्र अगर किसी भी तरीके का कोई भी अगर केस ईडी सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही है तो इनकी उपस्थिति वहां पे अनिवार्य हो जाती है और वही अनिवार्यता यहाँ पे आज उन्होंने सिद्ध कर दी कि हाँ, अगर केंद्र से आप लड़ रहे हो तो हम आपके साथ में। अब पता नहीं इनको इन केसेस को लड़ने के लिए फीस मिलती भी है कि नहीं मिलती है। फिर आज जैसा केस स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले ईडी की जांच को लेकर जो टीएमसी मतलब पश्चिम बंगाल की तरफ से और ममता बनर्जी की तरफ से जो भी वकील खड़े हुए थे, उन्होंने साफ साफ कहा कि कहीं से कहीं तक भी इसकी मेंटेनेबिलिटी जो है वो सिद्ध नहीं होती है। वो इट मीन्स कि जो ईडी केस लेके आई है इसको सुनने की जरूरत ही नहीं है, इसको आप खारिज कर दीजिए। बेंच ने कहा कि उनके अनुसार बहुत बड़े ऐसे सवाल उठ रहे हैं जिनको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और इनको हमें सुलझाना पड़ेगा। अगर इनको नहीं सुलझाएंगे तो आने वाले समय में भी इस तरीके की अराजकता की स्थिति पैदा होगी। और उस पे उन्होंने 2-3 पॉइंट्स के ऊपर में खास जोर दिया। पहला, जिस तरीके से हाई कोर्ट में जिस तरीके की अराजकता की स्थिति खड़ी हुई, और दूसरी तरफ जिस तरीके से ममता बनर्जी जो स्वयं वहां पे जाकर ईडी के रेड के दौरान जिस तरीके से उन्होंने हस्तक्षेप किया एक संवैधानिक पद में होते हुए भी, तो इन 2 पॉइंट को लेकर वहां पे जिरह चली। और फाइनली जिरह जब पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के जो वकील थे उन्होंने अपनी अपनी जिरह कंप्लीट कर ली। कंप्लीट करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि ये जो मुद्दा है, जिस पर्टिकुलर चीज को लेके ईडी यहाँ पर आई है कि ममता बनर्जी ने हमारे रेड मारने के दौरान आईपेक जैसी एक प्राइवेट संस्था में जब हम रेड मारने गए थे उस दौरान वहां पर आकर अपने संवैधानिक जो अधिकार हैं उनका दुरुपयोग किया और उसके अलावा उन्होंने अपने संवैधानिक अधिकारों का तो दुरुपयोग किया ही किया, साथ में उनका कोलकाता पुलिस का जो संरक्षण जो उन्होंने लिया और कोलकाता पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं उनको साथ में सम्मिलित किया। तो ये एक बहुत बड़ी असंवैधानिक स्थिति खड़ी हो गई है। अब आज फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पे जांच करेंगे कि ये हुआ क्या, और उसके बाद
उन्होंने आदेश दिया कि सबसे पहले तो आदेश जारी किया कि ममता बनर्जी और जो अधिकारी, जिन अधिकारियों के खिलाफ ये ईडी पहुंची थी, उन सभी को एक आदेश जारी किया कि आप अगले 2 हफ्ते के अंदर अपना जवाब सबमिट कीजिए और 2 हफ्ते के अंदर आप अगर क्या है आपका पक्ष, आप क्या बोलना चाहते हो इन सारी चीजों पे। क्या ममता बनर्जी ने वहां पे जाकर जो दस्तावेजों के साथ में जो जबरदस्ती करके ईडी से ले लिए हैं वो, दूसरी बात कि वहाँ के कोलकाता पुलिस कमिश्नर और बाकी जो उच्च अधिकारी हैं वो सब लोग क्यों गए थे, इन सारी चीजों को लेके ममता बनर्जी की सरकार बहुत बुरी घिरती नजर आ रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में ममता बनर्जी के ऊपर में जवाबदेही कहीं ना कहीं इस चीज की जवाबदेही होगी कि आपने ये किया कैसे, और एक संवैधानिक जो आपको अधिकार प्राप्त हैं उन संवैधानिक अधिकारों का आपने दुरुपयोग किया है। और अगर ये चीज, इस चीज को लेके सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह देती है कि हाँ ये गलत किया है ममता बनर्जी ने और टीएमसी ने, और जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने ये सारी चीजें गलत की हैं, उन्होंने अपने संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग किया है, तो ममता बनर्जी की सरकार और ममता बनर्जी के पास ही गृह मंत्रालय है, तो ये सारी चीजें ममता बनर्जी के ही सर माथे मढ़ी जाएंगी। तो आने वाले समय में देखना होगा कि ममता बनर्जी किस तरीके से इन सारी चीजों को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाती हैं और किस तरीके से अपने आप को वहां पे अपनी सफाई पेश करती हैं कि हमने ये क्या किया और कैसे किया। अब दूसरा तरफ अगर देखा जाए तो जैसे ही यहाँ पे ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से ये झटका लगा, उस झटका लगते ही सड़कों पे उत्तरी दिनाजपुर में देखेंगे अगर आप, और भी अलग अलग जगहों में देखेंगे आप, तो सड़कों पे टीएमसी के कार्यकर्ता उग्र हो गए हैं और ये उग्रता उनकी अधीरता दिखाती है। अगर इस तरीके से वो अधीर होकर अपनी राजनीति करेंगे तो आने वाला समय टीएमसी के लिए बहुत खतरनाक होने वाला है। और जिस तरीके से पेशेंटफुली और जिस तरीके से शांत चित्त से बीजेपी राजनीति कर रही है, वो समझ चुकी है, बीजेपी समझ चुकी है कि राजनीति करनी कैसी है, बंगाल की राजनीति किस तरीके से की जाएगी जिससे कि आने वाला चुनाव जीता जा सके। और मुझे ऐसा लगता है कि वो नब्ज जो है वो बीजेपी ने पकड़ ली है। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा था कि बीजेपी और बीजेपी के कार्यकर्ता और जो अलग बड़े बड़े उनके नेता हैं वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में टीएमसी के कार्यकर्ताओं को इस चीज के लिए उकसाएंगे कि आप और उग्र होकर प्रदर्शन कीजिए, और अगर आप उग्र होकर प्रदर्शन करेंगे तो उससे क्या होगा कि बीजेपी के पास में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेके एक मुद्दा खड़ा करने की बहुत बड़ा मुद्दा मिल जाएगा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस चुनाव के पहले सही नहीं है। और इस चीज का फायदा इलेक्शन कमीशन भी ले सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर सही नहीं है तो फिर चुनाव इस तरीके के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस के साथ में नहीं किया जा सकता। तो जिस तरीके से टीएमसी उग्र होती चली जा रही है, क्या ये उग्रता उल्टी भारी पड़ने वाली है टीएमसी के ऊपर? और क्या बीजेपी का कार्यकर्ता इस उग्रता से डर के चुप बैठ जाएगा और कब तक चुप बैठा रहेगा? और किस आदेश का और किस तरीके की रणनीति बीजेपी अपना रही है, इस बारे में ये अभी एक शोध का विषय है। और अभी इस बारे में बहुत सारे जो डॉट्स हैं उसको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं मैं, और अगर वो डॉट्स जुड़ जाते हैं तो एक खुल के एक पिक्चर क्लियर होगी। और इस पिक्चर को क्लियर होने में मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम अभी 20 दिन और लगेगा। 20 दिन बाद ये पिक्चर क्लियर आ जाएगी कि बीजेपी किस तरीके की राजनीति आने वाले समय में बंगाल चुनाव को मद्देनजर रखते हुए करने जा रही है। तो 20 दिन के अंदर ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, 20 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा। तो
कैसा लगा आपको मेरे वीडियो का कंटेंट? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे मेरी चैनल की रीच को बढ़ाने में आप मेरी मदद कर सकें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।